Welcome everyone, this is the channel Nursing Officers and I am Abrar Wani. Today I am going to discuss the previous year Nursing Officer question paper. These MCQs are very important, so please keep your notebook in front and note down all the points. Before starting, subscribe to the channel Nursing Officers to get more videos and updates. So let's start with the first objective. The first objective is like this: which one of the following indices a nurse has to consider as an indicator of the good nutrition? हमें यहाँ पे देखना है एक वैल्यूज दिए गए हैं, उन वैल्यूज में से कौन इंडिकेट करता है दैट द पेशेंट और द क्लाइंट हैज अ गुड न्यूट्रिशन। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है एल्बुमिन लेवल 2.5 ग्राम पर डीएल, दूसरा ऑप्शन है प्री एल्बुमिन लेवल 18 mg पर डीएल, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफेरिन लेवल 244 mg पर डीएल, चौथा ऑप्शन है टोटल लिम्फोसाइट लेवल 1900 पर माइक्रोलीटर। मैंने पिछले वीडियो में, जिन्होंने भी मेरे वीडियोस पिछले एमसीक्यूज देखे हैं, उन वीडियोस में मैंने आपको बताया दैट द वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज को आपको हार्डली 1 आवर लगेगा याद करने में। ठीक है ना। वैल्यूज अच्छे से याद करो, एक ना एक क्वेश्चन जरूरी एग्जाम में आता है। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है विच विल इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज गुड न्यूट्रिशनल पैटर्न। ठीक है ना। नॉर्मल एल्बुमिन लेवल होता है अबाउट, ये आप बुक में देख सकते हो, दिया गया है हर किसी बुक में, दैट व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मल एल्बुमिन इज अबाउट 3.4 to 5.4 ग्राम पर डीएल। नॉर्मल प्री एल्बुमिन लेवल इज 15 to 35 mg per dl. Normal transferrin level is about 204 to 360 mg per dl. Normal level of lymphocytes is about 1000 to 4800 per microliter। ठीक है ना। जो भी एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन क्या वो सिंथेसाइज होता है ये लिवर में। ओके, ये मेंटेन करता है हमारा ऑन काउंटी प्रेशर इन आवर बॉडी एंड इट कैरीज वेरी सब्सटेंस थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है ना, इंक्लूडिंग योर हार्मोन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है ना। लो एल्ब्यूमिन लेवल किसी पे भी हो, दैट विल इंडिकेट योर लिवर और किडनी प्रॉब्लम। ठीक है ना। लो एल्ब्यूमिन विल इंडिकेट लिवर और किडनी प्रॉब्लम। ठीक है ना। ओके, ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है प्री एल्बुमिन लेवल। प्री एल्बुमिन लेवल भी सिंथेसाइज होता है लिवर में। ये किस में हेल्प करता है? इट कैरीज द थायराइड हार्मोन्स एंड विटामिन ए थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है ना। जब भी किसी पेशेंट में लोअर प्री एल्बुमिन लेवल होता है, दैट इज अ साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन। लोअर प्री एल्बुमिन इज अ साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना। इसी तरह ट्रांसपेरेंट लेवल है, जब भी किसी पेशेंट में ट्रांसपेरेंट लेवल कम होता है, दैट मींस माल न्यूट्रिशन और लिवर डिजीज। हाई जिसमें होता है, दैट मींस आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ठीक है ना। लोअर ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? दैट मीन्स माल न्यूट्रिशन और लिवर डिजीज। ठीक है ना। इसी तरह जो लिपोसाइट्स होते हैं, वहाँ हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है ना। दैट आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, वो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रखते हैं। ठीक है ना। सो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा टोटल लिपोसाइट्स 1900 पर माइक्रोलीटर, दैट इज इन द नॉर्मल रेंज, और वो इंडिकेट करेगा हमारा that a patient client has a good nutritional pattern. So the right answer is total lymphocytes 1900 per microliter. Okay. Second option is like this: before endotracheal intubation, some facts about trachea a nurse has to understand, and all of the following are true regarding the trachea except। ठीक है ना। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें देखना है दैट नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया पता होना चाहिए ड्यूरिंग द एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। जो भी कोई नर्स असिस्ट करती है एनेस्थेसिस्ट को, उसको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया कितना बड़ा है, उसका बाइफरकेट कहाँ पे होता है, स्टार्ट कहाँ पे होता है, एंड कहाँ पे होता है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है ना। सो अबाउट द ट्रेकिया, इट्स अबाउट 4 inches लॉन्ग। थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं तेज जाऊंगा आज क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर है। ठीक है ना। अगर किसी जगह समझ ना आए, प्लीज कमेंट करिए, मैं फिर से समझाऊंगा। दैट ट्रेकिया इज 4 inches लॉन्ग। ओके, ये डिवाइड होता है स्मॉलर ट्यूब्स में, ऐसे ट्रेकिया होता है, ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। ऐसे डिवाइड होता है इनटू 2 ब्रोंकाई। ठीक है ना। कहाँ से शुरू होता है? एट द 7th सर्वाइकल, कहाँ से शुरू होता है? एट 6th सर्वाइकल वर्टेब्राe, 6th सर्वाइकल वर्टेब्राe। ठीक है ना। खत्म कहाँ पे होता है? एट द स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस। ठीक है ना। यहाँ पे स्टर्नम हमारा है। ठीक है ना। ये जिफाइड प्रोसेस है, यहाँ पे ये जिफाइड प्रोसेस है, जिफाइड प्रोसेस। यहाँ पे एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस। ठीक है ना। ये हमारे रिब्स हैं। ओके, ऐसे ही याद रखना दैट इट एंड्स एट स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस। अब कोई आपको बोले जहाँ पे ये एंड होता है, वहाँ पे ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कार्सिना ऑफ ट्रेकिया। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? कार्सिना ऑफ ट्रेकिया। कार्सिना ऑफ ट्रेकिया पे ही एंड होता है। ठीक है ना। अब इसका राइट आंसर हमें देखना है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे दिया गया है इट स्टार्ट्स एट लेवल ऑफ 7th नहीं है, 6th है। ठीक है ना। ये रॉन्ग है इसमें, सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन हियर। ओके, साथ साथ में आप ये याद रखना दैट ट्रेकिया हैज एपिथेलियम। कौन सा ट्रेकिया में? ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। सीलिएटेड सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम इसमें होता है। सीलिएटेड सीडो स्ट्रेटिफाइड
कोलमनर एपिथेलियम होता है इसमें, ठीक है ना, ये याद रखना अच्छे से, कौन सा एपिथेलियम किस में होता है, ये एग्जाम में कोई ना कोई एक एक क्वेश्चन जरूरी आता है, ठीक है ना। सिंपल स्कैमस, ठीक है ना, जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, जैसे कोलमनर होता है, जैसे सिलेटेड, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्कैमस एपिथेलियम होता है, ये सारे एपिथेलियम्स पढ़ना कि इसमें कौन एपिथेलियम कहाँ पे होता है, ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन जरूरी होता है। सो द राइट ऑप्शन मतलब मीन्स द राइट रॉन्ग ऑप्शन, इट स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ 6th 7th सर्विकल वर्टेब्रा, बट इसका राइट ऑप्शन है इट स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टेब्रा, ये आप याद रखना है, ठीक है ना। और जो ईटी इंटुबेशन होता है ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है किन पेशेंट्स के लिए, जो अनकॉन्शियस हो, जो सांस, जिनके एफर्ट्स नहीं होते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है ना, उनके लिए क्या होता है जरूरी, ईटी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, ठीक है ना। थर्ड objective is like this: when assessing a patient with appendicitis, how a nurse must initiate to get the information. Appendicitis means inflammation of the appendix. पहले हम देखेंगे ऑप्शंस क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, टेल मी वेयर इज द पेन, टेल मी द रिलीफ ऑफ पेन विद व्हाट, टेल मी व्हाई द कफ एग्रीगेट्स पेन, सब ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट देखेगा यहाँ पे सारे ऑप्शंस रिलेट करते हैं इससे, अपेंडिसाइटिस से, ठीक है ना। जैसे टेल मी व्हाई द कफ एग्रीगेट्स पेन, ठीक है ना, ये भी एक साइन है फॉर द अपेंडिसाइटिस जिसको हम डनफीस साइन बोलते हैं, ठीक है ना। व्हेन अवर द पेशेंट कफ्स द पेशेंट विल फील पेन इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है ना, व्हाइल कफिंग, ओके। बट वी हैव टू चेक द नर्सिंग इंटरवेंशन, ये आप याद रखना, ओके। वी हैव टू चेक द नर्सिंग इंटरवेंशन। यहाँ पे हम नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा देखेंगे, जब भी हम पेशेंट्स के पास जाएंगे हम उसको बोलेंगे टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, सो द टेल मी हाउ यू आर फीलिंग इज द राइट आंसर, ओके। कुछ अपेंडिसाइट्स में कुछ साइंस होते हैं, जैसे रोसिंग साइन होता है, ये कभी कभार एग्जाम में आता है, ठीक है, रोसिंग साइन, ठीक है ना, ये पढ़ना आप साइंस, अगर पढ़ाना है मुझे बोलना कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ाऊंगा। रोसिंग साइन मीन्स जब भी हम पल्पेट करते हैं कौन सा साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है ना, पेन कहाँ पे होता है, राइट साइड, ठीक है ना, क्योंकि इन्फ्लेमेटेड अपेंडिक्स होता है, ओके। ऐसी सोस साइन है फ्लैक्सिंग ऑफ हिप, क्या काज करता है, जब भी हम फ्लैक्स करते हैं वो काज करता है एब्डोमिनल पेन। ऐसी डनफीस साइन होता है, डनफीस साइन क्या काज करता है, ड्यूरिंग कफिंग द पेशेंट विल एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना, ये आप याद रखना इन द अपेंडिसाइट्स, ओके। ऐसी फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: विच गाइडलाइंस a nurse has to follow when caring for the pressure sore और डिसिबिटस अल्सर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी किसी पेशेंट में डिसिबिटस अल्सर होता है, प्रेशर सोर होता है, हमें क्या याद रखना है, देखो हमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, दैट वी हैव टू अवॉइड द मॉइस्चर, हमें अवॉइड करना है, और हमें यूज़ करना है हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, ताकि जो स्किन होता है वहाँ पे वो ड्राई रहे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं: वॉन्ड मस्ट बी रिमेन मॉइस्ट, टाइट पैकिंग ऑफ द वॉन्ड, ड्रेसिंग टू बी ड्राई बिफोर रिमूवल, ये राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड प्लास्टिक शीट टाइप ऑफ ड्रेसिंग फॉर कवर, देखो प्लास्टिक शीट ऑफ टाइप ऑफ ड्रेसिंग नहीं है वहाँ पे हमें यूज करना है क्या, हाइड्रोकोलाइड टाइप ऑफ ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड टाइप ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है ना, याद रखना आपको कौन सी ड्रेसिंग यूज होता है इन द डिसिबिटस अल्सर, ठीक है ना। ऐसे ही हमें मॉइस्चर अवॉइड करना है, वॉन्ड मस्ट बी मॉइस्ट, ये गलत ऑप्शन है, प्लास्टिक शीट ऑफ ड्रेसिंग गलत ऑप्शन, टाइट पैकिंग नहीं रखना है, ताकि जो भी लोकलाइज डैमेज होता है टिश्यू का, जहाँ पे भी प्रेशर सोर्स होते हैं वो ठीक हो जाए जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। और इसके लिए, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन याद रखना है, दैट इसके लिए एक स्केल होती है टू चेक द सीवियरिटी ऑफ डिसिबिटस अल्सर, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेडन स्केल, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेडन स्केल, ओके। Next objective is like this: what should be the position of the limb a nurse should maintain in the patient who has undergone right hip prosthesis surgery? यहाँ हम बोलेंगे हिप रिप्लेसमेंट जिसको करते हैं, उसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, उसके लिए हम न्यूट्रल पोजीशन देते हैं, ठीक है। क्यों न्यूट्रल पोजीशन देते हैं, क्योंकि उस पोजीशन में जॉइंट्स बेंड नहीं होते हैं, और जो स्पाइन होता है वो हमारा, एक तो जॉइंट्स आर नॉट बेंड, ओके, और जो स्पाइन होता है हमारा वो क्या रहता है, स्पाइन रिमेन्स इन अलाइन, ठीक है ना, वो अलाइनमेंट पे रहता है, ठीक है ना, इन द इसमें इन द राइट हिप प्रोस्थेटिक सर्जरी। इसमें प्रोस्थेटिक सर्जरी क्यों बोलते हैं, इसमें प्रोस्थेटिक इम्प्लांट डालते हैं, ठीक है ना, ताकि प्रोस्थेटिक इम्प्लांट जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, जो हमारा हिप जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, उसके लिए हमें पोजीशन अच्छे से देना है पेशेंट को, ठीक है ना, दैट इज द न्यूट्रल पोजीशन, याद रखना आप, ओके। 6th ऑप्शन है ड्यूरिंग इवेस्टरेशंस, एक नर्स को क्या करना है। इवेस्टरेशन क्या होता है, ये एक पोस्ट ऑपरेटिव एक कॉम्प्लिकेशन है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये जो भी सर्जिकल वाउंड होता है वो ओपन होता है, और जो भी ऑर्गन्स अंदर से होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे, वो बाहर आते हैं, ठीक है ना। उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें वो वाउंड विद स्टेराइल ड्रेसिंग लेना है, वो वाउंड कवर करना है, और डॉक्टर को कॉल करना है, दैट इज अ मेन नर्सिंग मैनेजमेंट इन द इवेस्टरेशन, ठीक है ना। इवेस्टरेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ पेशेंट, इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ पेशेंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ पेशेंट, पोस्ट ऑफ सर्जरी बोलेंगे हम, ठीक है ना। अगर कोई बोलेगा क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है पोस्ट ऑफ सर्जरी में, हमें बोलना है दैट द सर्जिकल वाउंड ओपनर्स एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन्स और द ऑर्गन्स प्रोट्रूड एंड कम आउट फ्रॉम द इंसिजन, ठीक है ना, इंसिजन से बाहर आते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है, कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन इज द राइट आंसर हियर, ठीक है ना। हमें कुछ भी नहीं करना है, कॉल द डॉक्टर एंड कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन विद द स्टेराइल ड्रेसिंग, ओके। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, द नर्स इज केयरिंग फॉर an old lady with osteoarthritis and all of the following facts are true.
सारे फैक्ट्स ट्रू हैं, एक फैक्ट गलत है, वो हमें देखना है इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके लिए आपको पढ़ना है दो चीजें हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके लिए क्राइटेरिया है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जोन्स क्राइटेरिया आता है, ठीक है ना, किसमें, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है ना, इसमें जोन्स क्राइटेरिया आता है, वो पढ़िए आप, ठीक है ना। उसमें आता है मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सिंड्रोम कोरी, एरिथेमा मार्जिनेटम, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ऐसी माइनर क्राइटेरिया में फीवर, आर्थल्जिया, इंक्रीजेड, ईएसआर। एक ना एक क्वेश्चन जरूरी आता है एग्जाम में। ऐसी इसमें एक क्राइटेरिया है, उसको हम बोलते हैं एएसआर क्राइटेरिया, ठीक है ना। एएसआर का मतलब क्या होता है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ, सॉरी एसीआर को, ये क्राइटेरिया अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी, ठीक है ना, एसीआर क्राइटेरिया, ठीक है। एसीआर क्राइटेरिया आप पढ़िए। एसीआर क्राइटेरिया अगर आप पढ़ेंगे, वो छोटा सा टेबल है, वो टेबल आप पढ़िए, क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आराम से आप इसमें आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। सो द गलत ऑप्शन कौन है इसमें, सो द रॉन्ग ऑप्शन इज द टॉफी, ठीक है ना। टॉफी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, क्रिपिटस प्रेजेंट होता है। क्रिपिटस मीन्स क्रैकिंग साउंड, ठीक है ना, क्रिपिटस मीन्स क्रैकलिंग साउंड ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है ना। जब भी कभी पे क्लाइंट चलता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग बेंडिंग ऑफ द जॉइंट, वहां पे क्रैकलिंग साउंड होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्रिपिटस। ऐसी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होता है, दीज आर द डीप लेशंस इन द स्किन, ओके। ऐसी पैन होता है एक पेशेंट में, ठीक है ना। सो टोफी इज द रॉन्ग आंसर हियर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, हाउ ए नर्स विल टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर द पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जिस किसी भी पेशेंट में सीओपीडी हो, उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू स्ट्रेंथन द डायफ्रामेटिक मसल्स, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द, याद रखना, कोई बोले क्यों इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथन द डायफ्रामेटिक मसल्स, ठीक है ना। डायफ्रामेटिक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। इवन कि कोविड-19 पेशेंट जो भी होता है, कोविड-19 पेशेंट कोई भी क्लाइंट होता है, उसके लिए भी एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू स्ट्रेंथन द डायफ्रामेटिक मसल्स, ठीक है ना। जैसे स्पायरोमीटर होता है, बहुत ज़रूरी होता है फॉर द सीओपीडी, फॉर द कोविड-19 पेशेंट, ठीक है ना। इसी तरह जो भी सीओपीडी पेशेंट्स हैं, उनके लिए डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। हमें सिखाना है डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज कैसे करेंगे हम इन पेशेंट्स में, ठीक है ना। So use diaphragmatic breathing exercise is the right option and is very important for the patient with the chronic bronchitis or with the COPD. Okay. Next objective is like this: a nurse caring for the head injury comatose patient. Comatose means bedridden patient, or we can say prolonged जिसको unconsciousness हो, ठीक है ना. Which intervention ही शी शुड इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट द, हमें प्रिवेंट करना है इंक्रीज्ड आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है ना। उसके लिए हम कौन से इंटरवेंशंस करेंगे, ठीक है ना, नीचे दिए गए हैं, कौन से ठीक है कौन से गलत, हमें चेक करना है कौन सा ठीक इंटरवेंशन है। मेंटेन वेल लीट रूम, मेंटेन राउंड द क्लॉक फंक्शनिंग, चेंज द पोजीशन राउंड द क्लॉक, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड इज द राइट ऑप्शन, ओके। जब भी कभी पेशेंट आए विद द हेड ट्रॉमा, वी विल एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, नॉर्मल आईसीपी, ठीक है ना, नॉर्मल आईसीपी इज अबाउट 5 to 15 mmHg, ये भी आप याद रखो, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और जब भी कभी पेशेंट आए विद हेड ट्रॉमा, हमें उसको यही ध्यान में रखना है, गोल क्या है, टू मेंटेन द सेरेब्रल परफ्यूजन एंड टू इंप्रूव द सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड टू डिक्रीज द आईसीपी एंड टू मेंटेन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हमें मेंटेन करना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम द ब्रेन डैमेज। उसके लिए हम एलिवेट करेंगे हेड एंड, और आपने देखा है जो भी कोई हॉस्पिटल में काम करता है, वी गिव मैनिटोल टू द पेशेंट्स विद द हेड ट्रॉमा, ओके, इन ऑर्डर टू maintain the intracranial pressure, okay. ऐसी next question is like this: what recommendation a nurse should give 55-year-old patient, old patient है यहाँ पे, याद रखना, with a blood pressure of 150/90, ठीक है ना। हम ये नहीं बोलेंगे उसको ये नॉर्मल बीपी है, ओके। हम ये नहीं बोलेंगे उसको 6 months के बाद आ जाओ, ठीक है ना। हम ये नहीं बोलेंगे 1 साल के बाद आ जाओ, ठीक है ना। हम बोलेंगे उसको रिचेक आफ्टर 1 to 2 weeks लेटर, ठीक है ना। हम पेशेंट को रिचेक करना है 1 से 2 हफ्ते के बाद। अगर पेशेंट का बीपी ज्यादा ही रहता है, then we will go for interventions, ठीक है ना। ऐसी 11th क्वेश्चन इज देयर, a nurse is caring for एनीमिक पेशेंट को केयर करिए एक नर्स। कौन से फाइंडिंग्स हमें ये बताती हैं, ये सजेस्ट करती है एक नर्स को, दैट द पेशेंट्स हैव एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, ठीक है ना। दैट पेशेंट्स को कोई हेमरेज हुआ है, उसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ है बहुत। कौन से इनमें से कौन से ऑप्शंस हमें ये बताते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इमरजेंसी में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एक्सर्शनल डिस्निया, इजी फैटिक ऑन एक्सर्शन। थर्ड इज ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट। फोर्थ इज पोस्टीरियर ड्रेनेज, ठीक है ना। जब भी कभी कभार प्लाज्मा या ब्लड वॉल्यूम फॉल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया, ये पता ही है आपको। प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, डिस्निया एट रेस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह फैटिक होता है, कंफ्यूजन होता है। मगर जब भी कभी कभार वॉल्यूम डिप्लीशन होता है, उसकी वजह से वर्टिगो, सिनकोप और हाइपोटेंशन होता है। अगर जब भी कोई पेशेंट विद हाइपोटेंशन आए आपके
ये हॉस्पिटल में, ठीक है ना, एंड उसका जो भी HB लेवल वो बहुत कम हो, देन द पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है ना। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा पोस्टीरियल हाइपोटेंशन। सो ये पेशेंट किस रिस्क पे होता है? एट द रिस्क ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक। ओके, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट which patient is which patient is having very high risk for developing ovarian cancer? Okay, options is like this: 30 years old on oral contraceptives. Second option is 36 years old who has first child at 22 years. Third option is 45-year-old who has never been pregnant. Fourth option is 40 years old who had 5 alive children, 1 abortion. देखो यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखना है, दैट एज इज अ की रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन कैंसर। कौन सा की रिस्क फैक्टर है? एज, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन देंगे 45 years old who has never been pregnant. ओके, आफ्टर 40 years एज जो भी कोई पेशेंट हो आफ्टर 40 years दैट इज अ हाई रिस्क फॉर ओवेरियन कैंसर आफ्टर 40 years एज, ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, विच जॉइंट मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड इन अ पेशेंट? कौन सा जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है एक पेशेंट में? जिसको पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर हो। वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिकैप्सुलाइटिस का दूसरा नाम, ऐसे भी एग्जाम में आता है, इसका दूसरा नाम है फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर। ओके, फ्रोजन शोल्डर में कौन सा रेंज ऑफ मोशन, कौन सी जॉइंट मूवमेंट क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, यह हमें देखना, ठीक है ना। देखो, जो भी कोई फ्रोजन शोल्डर पेशेंट हो, पेरिकैप्सुलाइटिस हो, उसमें लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी हील अप हो, ठीक है ना। मगर ज्यादा से ज्यादा एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन विल यू द राइट आंसर, अगर ये ऑप्शन में एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है ना। यहाँ पे एबडक्शन दिया गया, सो एबडक्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस: मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट द स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मिलेटस इन प्रेगनेंसी इज डन एट। ओके, आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग कब करते हैं हम डायबिटीज मिलेटस के लिए प्रेगनेंसी में, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। इसी के अलावा बहुत सारी टेस्ट है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी कब करते हैं, ट्रिपल टेस्ट कब करते हैं, AFP अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये कब करते हैं हम, यह पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। देखो, पहले ये डायबिटीज मिलेटस स्क्रीनिंग कब करते हैं? ये हम करते हैं एट अबाउट 24 to 28 वीक्स, आपको याद रहना रखना चाहिए, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसी मैं एक दो और बताऊंगा आपको जो एग्जाम में आते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी कब करते हैं हम? 7 to 10th वीक, 7 to 10th वीक इज मोस्ट एक्यूरेट, 7 to 10th वीक। ओके, तो चेक द बाइपेराइडल डायमीटर, सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस वगैरह वगैरह चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी एक्यूरेट कब कर सकते हैं? 7 to 10th वीक। ऐसी AFP टेस्ट हम कब करते हैं? एट 16 to 18th वीक फॉर डाउन सिंड्रोम एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है ना। AFP टेस्ट अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट फॉर कब करते हैं हम? 16 to 18 वीक्स, ठीक है ना। इसके बाद मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा ऑन द OBG, उसमें मैं टेस्ट सारे बताऊंगा आपको। ऐसे ट्रिपल टेस्ट हम कब करते हैं? थोड़े से टेस्ट आप याद रखो, नोट डाउन करो। ट्रिपल टेस्ट ये सारे टेस्ट एग्जाम में आते हैं, 15 to 18th वीक हम करते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना आप। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, नियोनेट ऑफ द डायबिटिक मदर इज एट द रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है ना। जो डायबिटिक मदर होता है उसका जो नियोनेट होता है वो किस रिस्क पे होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट बोलना है हमें, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसेमिया होगा ही होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा ही होगा, ये हमें पता है क्योंकि डायबिटिक है, दो में से एक होगा। अब हमें देखना है हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरबिल्यूरेमिया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना चाहिए दैट जो कभी कोई मदर जिसको क्या हो, जो डायबिटिक हो, उसका नियोनेट एट द रिस्क ऑफ हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्यों? कोई आपको पूछे, ठीक है ना, हाइपोकैल्सीमिया भी होता है इसमें। हाइपोकैल्सीमिया कैल्सीमिया क्यों होता है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल क्यों होता है? क्योंकि जो उसके पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं वो बहुत ही लेस मैच्योर होते हैं। क्यों लेस मैच्योर बनते हैं वो? क्योंकि जो मदर होती हैं वो ज़्यादा एक्सक्रीट करती हैं मैग्नीशियम, ठीक है ना, विच डिप्रेसेस द पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड अच्छे से मैच्योर नहीं होता है उसमें, इसीलिए हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है ना। सो द हाइपरबिल्यूरेमिया विल बी रॉन्ग ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन हियर एक्सेप्ट हियर, ठीक है ना, हाइपरबिल्यूरेमिया, ठीक है ना। ऐसे 16 ऑप्शन है, बिफोर गिविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स मस्ट नोट द डेट टाइम ऑफ द कलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मस्ट बी अवेयर दैट अ पैकेट RBC कैन बी स्टोर्ड अप टू। मैंने पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया है ये अच्छे से, ठीक है ना, देखना आप वो लेक्चर, ठीक है ना, दैट द पैकेट RBCs कैन बी स्टोर्ड अप टू 40 to 45 days, सो द 45 days इज अ राइट आंसर। ओके, 45 days इज अ राइट आंसर। ऐसी दूसरा क्वेश्चन है, ए नर्स was called to see the patient with noisy breathing। एक क्लाइंट में क्या है? noisy breathing। नर्स सस्पेक्ट करती हैं that it has the laryngospasm with stridor, ठीक है ना, and it occurs commonly with, ये किस में होता है? हाइपरकैलेमिया में होता है, हाइपरकैल्सीमिया में होता है, हाइपोकैलेमिया में होता है, हाइपोकैल्सीमिया में होता है, ठीक है ना, ये हमें देखना है। पहले मैं बताऊं स्ट्राइडर क्या होता है। ये हाई पिक्चर्ड विस्लिंग साउंड होता है, ठीक है ना, विस्लिंग साउंड। जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप पेशेंट्स में देखोगे हाई पिक्चर्ड विस्लिंग साउंड। ओके, कोई पेशेंट आए विद द लाइनिंगोस्पाज्म विद स्ट्राइडर, ठीक है ना, हम उस पेशेंट में क्या देखेंगे, पेशेंट्स को क्या है, ठीक है ना, वो हमें देखना है यहाँ पे। ओके,
पेशेंट्स को ज़रूरी होगा क्या, हाइपोकैल्सीमिया। ओके, हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा, इसमें क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है ना। ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है ना। ये जो स्ट्राइडर होता है लैरिंगोस्पास्म, ये जरूरी यूजुअली होता है टेटेनी में, जिसको जो भी हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट हो उसमें होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भी कार्टिलेज होती है लैरिंग्स में, ठीक है ना, उस कार्टिलेज में डीकैल्सिफिकेशन होती है। क्या होती है, डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है ना, डीकैल्सिफिकेशन। क्यों डिकैल्सिफिकेशन होता है, देखो जब भी कभी कभार हाइपोकैल्सीमिया होता है, बॉडी क्या करती है काम, वो रिजर्वायर से जो भी कैल्शियम रिजर्वायर से कैल्शियम निकालती है और ब्लड में डालती है, तो मेंटेन द कैल्शियम लेवल, ठीक है ना। उसके लिए उसको हम बोलते हैं ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है ना। जो भी बोन्स होते हैं उनमें से कैल्शियम निकलता है, ब्लड में जाता है। जो भी कार्टिलेजेस होते हैं उनमें से कैल्शियम निकलते हैं, ब्लड में जाता है। और कार्टिलेजेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकैल्सिफिकेशन उनमें हो जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लारिंगोस्पाज्म हो सकता है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है ना। ये कौन करता है, हाई लेवल ऑफ पैराथार्मोन कौन करता है, ये भी याद रखना, पैराथार्मोन। ओके, पैराथार्मोन। ऐसी हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड, ऐसी हमारा थायराइड ग्लैंड सक्रीट करता है कैल्सिटोनिन, ठीक है, वो करता है ओस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी हाइपरकैल्सीमिया पेशेंट होता है उनमें से जो भी ब्लड में कैल्शियम लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं और रिजर्वायर्स में सेव होते हैं। ओके, टू थिंग्स आर देयर, ओस्टोब्लास्टिक एक्टिविटीज एंड ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ओस्टियोब्लास्टिक इज द बून फॉर्मेशन एक्टिविटी, ओस्टियोक्लास्टिक क्या होता है, इट्स अ डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस एंड मेंटेनिंग ऑफ द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये आपको अच्छे से याद रखना है। Next question is, nurse working in the operation theater must know the risk of HIV infection with the needle stick injury is about। हर दिन ये एग्जाम में हर किसी पेपर में मैं ये देखता हूँ, ठीक है ना। सो द राइट आंसर विल बी द 1:300। ओके, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, आप देख सकते हो वहां पे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइक दिस, a nurse is caring for the patient with the swine flu and she has to give the drug of choice for the swine flu and its drug of choice is। ओके, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, ऑप्शंस दिए गए हैं, एसाइक्लोवीर, एडेनोफिविर, सिडोफिविर, ओस्टामिविर, ठीक है ना। ओस्टामिविर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्वाइन फ्लू। ओके, ऐसी बहुत सारी ड्रग ऑफ चॉइस हैं। देखो, एसाइक्लोवीर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स, ठीक है ना। चिकन पॉक्स ये याद रखना, कभी कभार ऐसे भी आ गया, एंड शिंगल्स, ठीक है ना। ऐसी एडेनोफिविर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। ओके, ऐसी सिडोनोफिविर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस और साइटोमेगालो वायरस। मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझाऊँ ये सब कुछ चीज़ है, ठीक है ना। ओके, ऐसे एस्टिलोमेविर आपको याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस पर स्वाइन फ्लू। ऐसी एक और था जो हम यूज़ करते हैं आजकल, उसको हम बोलते हैं रेमडेसिविर। रेमडेसिविर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कोविड-19 इन्फेक्शन, जो आजकल हम कोविड-19 पेशेंट्स को हम देते हैं, ठीक है ना। ओके, याद रखना आप ये सब चीज़ें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ए नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद डीवीटी, ओके, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। शी मस्ट बी अवेयर दैट वीनस एम्बोलाई विल बी लॉज्ड इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में आपको याद रखना है, वी हैव टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है ना। क्लॉट व्लॉट ना फंस जाए किसी पल्मोनरी और किसी लंग की आर्टरी में या वीन्स में, ठीक है ना, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, ठीक है ना। सो द लंग्स विल बी द राइट आंसर हियर। हमें बचाना है कि लंग्स में क्या ना हो, लंग्स में क्लॉट फंस जाए जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो, ठीक है ना। That is a fatal disease. Okay, I see next objective is like this, highly membrane disease of the infant is due to deficiency of surfactant। एक ऑप्शन यहाँ पे भी आया, कभी कभी ऐसे भी आता है, highly membrane deficiency disease is defined as। okay, इसमें क्या होता है, deficiency of surfactant। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। and the source of pulmonary surfactant is, इसका सोर्स क्या होता है pulmonary surfactant का। okay, इसका सोर्स होता है न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स, ठीक है ना। अल्वुलर, जो भी अल्वुलर का एपिथेलियम होता है, अल्वुलर एपिथेलियम, इट कंटेन्स 2 सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अल्वुलर का एपिथेलियम जो होता है, ओके, इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज टाइप 1, याद रखना ये एग्जाम में आता है कोई ना कोई सेल, वन इज टाइप 2 सेल, ठीक है ना। देखो, टाइप 1 सेल्स क्या करता है, प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये किस में मदद करता है, गैसेस एक्सचेंज में। ओके, ओके, ऐसे ही टाइप 2 जो सेल्स होते हैं वो किस में मदद करते हैं, सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट। ओके, सर्फेक्टेंट, ओके, ये सर्फेक्टेंट में मदद कर सकता है, ठीक है ना। अगर न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स जो है उनका सोर्स जो है मतलब न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, उसकी वजह से क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट।
ठीक है ना। सो द न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स इज द राइट आंसर हियर। ओके, कभी कोई स्टूडेंट एग्जाम में लिखता है टाइप 1 सेल्स, बट टाइप 1 सेल्स इज रॉन्ग। टाइप 1 सेल्स किसके लिए होता है? प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसी यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस में एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। व्हाट इज द साइन ऑफ डीवीटी? ओके, उसको हम बोलते हैं होमेन्स साइन। क्या बोलते हैं? होमेन्स साइन, याद रखना है, ये भी एग्जाम में आता है, मुझे अब याद आया, ठीक है ना। होमेन्स साइन में क्या होता है? जब भी कभी डोर्सिफ्लेक्शन होता है फुट का, ठीक है ना, डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं फुट का, ठीक है ना, ओके, उसकी वजह से काफ मसल्स में है पेन फील होता है, पेन इन काफ मसल्स, जिसको भी हम ये डीवीटी होता है उसमें प्रेजेंट होता है पेन इन काफ मसल्स। ओके, पेन इन काफ मसल्स ड्यू टू dorsiflexion of foot. Okay, so next question is like this: which of the following is the DNA virus? ऑप्शंस दिए गए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। देखो हेपेटाइटिस जो पोर्शन है वो आप अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा पोर्शन है हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ठीक है ना, वो आप अच्छे से पढ़ो, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूरी आता है, ठीक है ना। आप ये याद रखो, जो हेपेटाइटिस बी होता है वो डीएनए वायरस होता है। क्या होता है? डीएनए वायरस। ओके, जो ACD होता है, ACD, दीज आर द RNA वायरस। ओके, RNA वायरस, ठीक है ना। सो हेपेटाइटिस बी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है ना। अब हमें देखना है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखो, ठीक है ना। जो AE होता है, हेपेटाइटिस हैप ए एंड हैप ई, ठीक है ना, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है ना। ऐसी जो BC होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ओके, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है ना, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ओके, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर: to do the percussion and the drainage of the lungs, to do the percussion and the postural drainage of the lungs in the bronchiectasis, what body position of the patient a nurse should use? ठीक है ना, जब भी हम percussion और postural drainage करते हैं किसी पेशेंट को, कौन सा बॉडी पोजिशन हमें यूज करना है? दैट इज अ प्रोन पोजिशन, ठीक है ना, प्रोन पोजिशन हम यूज करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस: द पेशेंट इज ऑन एनारोपिल एंड डायूरेटिक थेरेपी फॉर द heart failure. Nurse should notify the physician that the therapy is not effective when she fights. Okay, therapy effective नहीं है, पेशेंट ले रहा है एनरपिल। एनरपिल इज द AC इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है ना। उसमें नर्स को देखना है दैट द अगर पेशेंट्स में कौन सी चीज़ें जो कौन से ऑप्शंस जो नीचे दिए गए हैं वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन इसमें इफेक्टिव नहीं है, हमें सडनली डॉक्टर को कॉल करना है उस टाइम दैट द पेशेंट हैव दिस थिंग। ओके, द ऑप्शंस इज लाइक दिस: ड्राई कफ, स्किन रैश, एडिमा लेग्स, पोस्टरल फॉल इन BP। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा एडिमा लेग्स, ठीक है, एडिमा लेग्स इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि जो भी इनहेरेबल लॉन्ग टर्म लेता है उसको क्या होता है? क्रोनिक रिनल इंसफिशिएंसी विद द डायरेक्ट थेरेपी। क्रोनिक रिनल इंसफिशिएंसी, याद रखना, क्रोनिक रिनल इंसफिशिएंसी। जब भी किसी पेशेंट में वेट गेन हो या एडिमा लेग्स हो, हमें जल्दी फिजिशियन को नोटिफाई करना है दैट द पेशेंट हैज एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू दिस थेरेपी, दिस इनहेरेबल एंड डायरेक्ट। बस इनहेरेबल में आपको याद रखना है दैट द इनहेरेबल इज ACE इनहिबिटर, ठीक है ना। Next question is like this: 30-year-old patient has an ulcer over the lateral malleus. Okay, nurse caring for the patient, understanding the pain of the patient is due to, okay, जो 30 एक ओल्ड एक पेशेंट है उसको अल्सर है ओवर द लेटरल मैलस, ठीक है ना। हमें देखना है कि नर्स जो केयर कर रही है, ओके, पेशेंट को, और जो पेशेंट फील कर रहा है पेन, और वो पेन किसकी वजह से हो रहा है? पेन इज ड्यू टू द इस्चीमिया, ये याद रखना आप। ओके, जब भी किसी पेशेंट में कोई पेशेंट में अल्सर हो ओवर द लेटरल मैलस, जो उस पेशेंट में पेन होता है, जो पेशेंट पेन फील करता है, वो ड्यू टू द इस्चीमिया है, ठीक है ना। इस्चीमिया इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइक दिस: यहाँ मैं एक चीज आपको बोलना भूल गया, ठीक है ना, इन दिस एनरेपिल एंड डायरेटिक थेरेपी, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ये याद रखना दैट लिवर जो होता है वो क्रिएट करता है एंजियोटेंसिनोजिन एंजाइम, ठीक है ना, एंजियोटेंसिनोजिन एंजाइम। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है, कभी कभार क्वेश्चन आता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, वो कहाँ से सिक्रीट होता है, फिर जो बंदा होता है, स्टूडेंट होता है, वो भूल जाता है, ठीक है ना, उसको बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। ओके, एंजियोटेंसिनोजिन ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है ना। एंजियोटेंसिनोजिन कहाँ से क्रिएट होता है, कौन बनाता है? लिवर, ठीक है ना। ये लिवर जो एंजियोटेंसिनोजिन बनाता है, ठीक है ना, इसको ब्रेक करता है, किडनी से एक हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है। रेनिन इसको ब्रेक करता है, एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है ना।
ये कौन बनाता है पहले, ठीक है ना, ये बनाता है लिवर, ओके। जो ये एंजियोटेंसिनोजिन ये कहाँ पे ब्रेक होता है, किडनी में, किडनी फॉर्म करता है रेनिन, क्या फॉर्म करता है, रेनिन, ठीक है ना। जब रेनिन इसको ब्रेक करता है ये बनाता है क्या, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, ओके, याद रखना आप। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है ये एंजियोटेंसिन कहाँ से बनता है, ठीक है ना, हम लिखते हैं वहाँ पे लिवर, मगर ये गलत है। एंजियोटेंसिनोजिन कौन बनाता है, लिवर बनाता है, और रेनिन प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, वो ब्रेक करता है जिस एंजियोटेंसिनोजिन इनटू एंजियोटेंसिन, ओके, याद रखना आप ये एक चीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, ओके, ये यहाँ पे आपको समझ आया, लेटरल मेरस पे जब भी अल्सर होगा, लेटरल मेरस कहाँ पे होता है, यूज भी एंकल जॉइंट, आउटसाइड द एंकल जॉइंट जो बून होता है, ठीक है ना, वहाँ पे अगर अल्सर होना, नर्स ये अंडरस्टैंड करेगी कि पेन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इस्चीमिया, ड्यू टू इस्चीमिया, ओके। यहाँ पे ये याद रखना आप, ये कहाँ पे होता है, ये आउटसाइड एंकल जॉइंट, ओके। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, नर्स केयरिंग फॉर द रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट विद मोलस्कम कंटिन्यूसम, ठीक है ना, दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय मोलस्कस कंटिन्यूसम, एक स्किन इन्फेक्शन है जो अपियर होता है ऑन द फेस, ट्रंक एंड एब्डोमेन, ये क्या है, स्किन इन्फेक्शन, ओके, स्किन इन्फेक्शन, इतना आप याद रखना, ओके। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से, ये हमेशा आप याद रखना, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द पॉक्स वायरस, ड्यू टू द पॉक्स वायरस इज द राइट आंसर हियर। साथ साथ में आप ये याद रखना पॉक्स वायरस के कितने स्पीसीज होते हैं, पॉक्स वायरस के 83 स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना, ओके, ये चीजें आप याद रखना, ओके। सो मोलस्कम कंटिन्यूसम is the secondary infection which occurs due to the pox virus, okay, not papilloma virus, not Epstein-Barr virus, not herpes simplex virus, okay. Next question, nurse is about to insert Rayleigh tube for the patient. Before this act she must be aware of the distance between the incisor teeth and the gastroesophageal junction. Which of the following is the correct distance? एंड द ऑप्शंस आर लाइक दिस, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इसमें क्या बताना आपको, इंसिसर टीथ से लेके गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन के से डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है ना, डिस्टेंस इज अबाउट 32 to 45 सेंटीमीटर, ये हमेशा याद रखना, 32 to 45 सेंटीमीटर, सो द 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हियर, ओके। एनजी ट्यूब या राइलेस ट्यूब हम डालते हैं स्टोमक थ्रू द नोज, ओके, फॉर फीडिंग, ओके, ये आप याद रखना। द साइज, इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन याद रखो, द साइज इज अबाउट 8 to 20, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स कैन डिकंटेमिनेट द HIV कंटेमिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स विद ऑल द फॉलोइंग, ये सबको पता होता है HIV कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट कैसे डिकंटेमिनेट करना है, ठीक है ना, एक्सेप्ट, ओके, मिथेनॉल के बगैर हम सारे यूज कर सकते हैं टू डिकंटेमिनेट द HIV कंटेमिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, 25 years old मेल पेशेंट हैज स्वेटिंग, पल्पिटेशन एंड फाउंड टू हैव ब्लड शुगर ऑफ द 45 mg, लो ब्लड शुगर है 45 mg पर डे, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसेमिया है, मल्टीपल सिमिलर, बहुत सारे एपिसोड्स पहले भी आए हैं इस पेशेंट में, ठीक है ना, और वो एपिसोड्स किससे करेक्ट हुए हैं, विद द ग्लूकोज। ये सीधे 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 क्वेश्चन रिलेट होता है ये कि पेशेंट्स को क्या होगा, पेशेंट्स को लो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ठीक होता है विद द, जब हम ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है ना, ये पिछली बार भी हुआ है, अब की बार फिर से हुआ है, ओके। नर्स जो है जो उसकी केयर कर रही है उसको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन किस में होती है, देखो स्वेटिंग, पल्पिटेशन एंड लो ब्लड शुगर, जिसको हम करेक्ट करते हैं कि किससे, विद द ग्लूकोज, ओके। इस पेशेंट में क्या होगा, इंसुलिनोमा क्या होता है, ये रियर ट्यूमर हुआ है पेनक्रियाज का, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स का, ठीक है ना, रियर ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। ऐसी विपोमा होता है, विपोमा क्या होता है, इट्स अ नॉन बीटा पेनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, डायरिया, हाइपोकैलमिया, ठीक है ना, एक्लोरहाइड्रिया होता है किसमें, गैस्ट्रिनोमा, ठीक है ना, ओके, विपोमा, ठीक है ना। गैस्ट्रिनोमा में क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा इज गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर सेल्स इन द ड्यूडिनम, ठीक है ना, जो भी गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर सेल्स होते हैं ड्यूडिनम में, उसमें क्या होता है, उसमें ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, ओके। ग्लूकोजोनोमा क्या होता है, पेनक्रियाटिस अल्फा सेल्स में ट्यूमर होता है, ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, दो तरह के, और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, दो तरह के सेल्स होते हैं पेनक्रियास में, एक तो एसिनर सेल्स होता है और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है ना। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बहुत तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जैसे अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है, एफ सेल्स होता है, जी सेल्स होता है, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है। ऐसी इंसुलिन होता है प्रेजेंट इन द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, ठीक है ना, जो जब भी कभी कभार बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में ट्यूमर आ जाए उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिनोमा, ठीक है ना। जब भी कभी कभार अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में ट्यूमर आ जाए उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, ग्लूकोजोनोमा, बिकॉज अल्फा सेल्स की ग्लूकोजन, ठीक है ना। ऐसी ही विपोमा जो होता है ये नॉन बीटा पेनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर है, ठीक है ना, दो तरह की सेल्स, ठीक है ना, आइलेट सेल ट्यूमर, नॉन बीटा पेनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर, ठीक है ना। ऐसी ही
गैस्ट्रिनोमा है, गैस्ट्रिनोमा में जो भी गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन द पेनक्रियाट एंड इन द ड्यूडेनम, उसमें अगर ट्यूमर आ जाए उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिनोमा। मगर यहाँ पे पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया है और स्वेटिंग पल्पिटेशन है। और यहाँ पे एक क्लू और देते हैं कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था और वो करेक्ट हुआ था विद ग्लूकोज, ठीक है ना, इसीलिए पेशेंट को क्या है, इंसुलिनोमा, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, नर्स इज अबाउट टू कैथेटेराइज द ब्लैडर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। ओके, कैथेटराइजेशन करना है एक लेडी को, शी इज मस्ट बी अवेयर, उसको पता होना चाहिए अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। जब भी कभी कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं, हमें नॉर्मल एनाटॉमी पता होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल एनाटॉमी में क्या है, यहाँ पे देखना है हमें कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, ठीक है ना। इट्स अबाउट 1.5 इंच इन लेंथ, ठीक है ना। जो भी फीमेल यूरेथ्रा होता है ये क्या है, 1.5 इंच इन लेंथ, इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इट इज पोस्टीरियर टू वेजिनल ओरिफिस, नहीं ये गलत है, इट इज एंटीरियर टू वेजिनल ओरिफिस, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर एक्सेप्ट, ओके, फॉर दिस इज राइट। इट प्रेसेस थ्रू यूरोजेनिटल डायफ्राम, ये ठीक है। इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन, ये भी ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट वांट्स सेंट्रल वेन्स कैथेटराइजेशन, नर्स हैज टू नो विच वेन ही शुड मेक यूज ऑफ, ओके। देखो, सेंट्रल वेन्स कैथेटराइजेशन में ये बार बार आता है क्वेश्चन, सबक्लेवियन वेन बहुत प्रिफर्ड साइट होती है, क्या, सबक्लेवियन वेन इज प्रिफर्ड साइट इन द सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन, ओके। एंड यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, रेडियल वेन, ओके, दूसरा ऑप्शन है फेमोरल वेन, तीसरा ऑप्शन है बेसिलिक वेन, चौथा ऑप्शन है स्फेलिक वेन, ओके। सबक्लेवियन वेन के अलावा इंटरनल जुगुनल वेन में भी होता है, कॉमल फेमोरल वेन में भी होता है, सो द फेमोरल वेन विल बी द राइट आंसर। अगर फेमोरल वेन भी होगा, सबक्लेवियन वेन होगा, तो हम किसको आंसर देंगे, सबक्लेवियन वेन, ओके। फेमोरल वेन इज द राइट आंसर फॉर द सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। किसके लिए करते हैं हम, तो फॉर द, अगर किसी पेशेंट में वीन्स वगैरह सिंपल ये कैनुलेशन ना हो, उसमें हम सेंट्रल वीन डालते हैं। और अगर हमें ब्लड फ्लूइड्स देना है, उसको हम उस पेशेंट में क्या करते हैं, सेंट्रल वीन्स डालते हैं इन द सबक्लेवियन वीन, इन द इंटरनल जुगुलर वीन, इन द कॉमन फ्यूमरल वीन। कॉमन फ्यूमरल वीन इज द राइट आंसर हियर, ओके। इसी के साथ साथ आप ये याद रखो, लार्जेस्ट वीन क्या होता है, लार्जेस्ट वीन इज इंफीरियर वीना कावा, ओके। स्मॉलेस्ट वीन आपको पता ही है, वीनल्स होते हैं, ठीक है ना, वीनल्स, ये याद रखना, ओके। ऐसी 25 years old lactating woman presenting with a fever, acute breast pain and swelling, which one of the following organism cause acute breast problem, okay। ये आपको पता होना चाहिए, acute breast problem या breast abscess कौन cause करता है, that is the Staphylococcus aureus, ठीक है ना। Staphylococcus aureus क्या cause करता है, breast abscess या acute breast swelling, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ही स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस क्या काज करता है, ये भी आप याद रखो, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इज काजेस मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन, कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ, मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग काज करता है, ठीक है ना, पॉइजनिंग, ओके। इवन द स्ट्रेप्टोकोकस फूड पॉइजनिंग, इवन द स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस काजेस द बॉयल्स, ठीक है ना, ये आप याद रखना, ये तीन चीजें। Next question is like this, nurse caring for a patient with a breast mass may have to know that all of the facts are true regarding fibroadenoma of the breast except, ठीक है ना। इनमें से कौन सी चीज़ें ठीक हैं कौन सी नहीं है, हमें देखना है कौन सी नहीं है, एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। रबरी नॉन टेंडर मास होता है, ठीक है ना। मूव्स फ्रीली इनसाइड द ब्रेस्ट, ये भी होता है। ओकर्स इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे, ओकर्स इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये इसको गलत आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके लिए ये एक्सेप्ट ओकर्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, नो ट्रीटमेंट एक्साइजन बायोप्सी इसमें करते हैं यूजुअली, फिर उसके लिए इंटरवेंशन देते हैं इसके बाद, ओके। सो ओकर्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इज द रॉन्ग आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, नर्स हैज टू काउंसिल ए प्रेग्नेंट लेडी रिगार्डिंग पिपेरियम, के बारे में बोलना है नर्स को, ठीक है ना। शी हैज टू सजेस्ट द पेशेंट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द पिपेरियम कितना होता है, इज अबाउट, ये सबको पता होता है, दैट द नॉर्मल ड्यूरेशन इज अबाउट 6 weeks इज द राइट आंसर। पिपेरियम क्या होता है, टाइम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी, ताकि जो भी ऑर्गन्स ये प्रेगनेंसी में जो भी ऑर्गन प्रेग्नेंट स्टेज में हुए हैं वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में लाने के लिए कितने हफ्ते लगते हैं, 6 weeks, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग और द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, ठीक है ना, ये सारे इनमें दिए गए हैं ट्विन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ओके। एक गलत है इसमें, दैट इज द पोस्ट मैच्योरिटी इज द रॉन्ग आंसर, बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं किसके, ट्विन प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीरेनल फेलियर ओकर्स इन, प्रीरेनल फेलियर किसमें होता है, ओके, ये आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ट फेलियर, सेकंड ऑप्शन इज, सो प्रीरेनल फेलियर किसमें होता है, इसका राइट आंसर है दैट इज अ हार्ट फेलियर, ओके। हार्ट फेलियर में क्या होता है, इन द हार्ट फेलियर
देयर occurs द impaired cardiac output, उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज ग्लोमेरुलर परफ्यूजन होता है, प्रेशर होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से इंक्रीज वेनस प्रेशर हो सकता है जो रिड्यूस कर सकता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसकी वजह से पेरिनल फेलियर हो सकता है, ओके, पेरिनल फेलियर, ओके। 37 क्वेश्चन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कंसंट्रेटेड इन विच पार्ट पोर्शन ऑफ पेनक्रियास, हमेशा याद रखना, आप पढ़ो अच्छे से एनाटॉमी, दैट इज प्रेजेंट इन द टेल पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबरेटर चिल्ड्रन काजेस, ठीक है ना, पहला ऑप्शन है गिगेंटिज्म, एक्रोमेगली, एडिसन डिजीज, कुशनस डिजीज, ये आपको अच्छे से याद रखना है, दैट इन द प्री प्यूबरेटर चिल्ड्रन हाइपर फंक्शनिंग ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी काजेस गिगेंटिज्म, ठीक है ना, गिगेंटिज्म इज द राइट आंसर। एक्रोमेगली क्या होता है, इन द एडल्ट्स, ठीक है ना, जब भी कभी हाइपर फंक्शनिंग ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी एडल्ट्स में तो उसको कहते हैं एक्रोमेगली, ठीक है ना। ऐसी एडिशनस डिजीज और कुशनस डिजीज में थोड़ा सा याद रखो, ये एडिशनस डिजीज में यूजुअली क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया, ठीक है ना। इसका अपोजिट जो होता है क्वेश्चन डिजीज, उसमें होता है हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है ना, और होता है उसमें हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, ठीक है ना, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया, ओके, ठीक है ना, ये आप याद रखना, ये कभी कभार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड चांस ऑफ एक्वायरिंग एचआईवी इन्फेक्शन इन वुमेन एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट द, इसमें क्या देखना है हमें, पहला ऑप्शन है क्लैमिडिया इन्फेक्शन, देखो इसमें क्या देखना है हमें, एसोसिएटेड विद द इंक्रीज चांस ऑफ एक्वायरिंग एचआईवी इन्फेक्शन, किस किस में इंक्रीज चांसेस है होने के एचआईवी इन्फेक्शन, एक में नहीं है, उसको हम बोलेंगे ट्राइकोमोनस वेजिनस इन्फेक्शन, ठीक है ना, ट्राइकोमोनस वेजिनस इन्फेक्शन काज करती है ट्राइकोमोनेसिस, बाकी सारे हर्पेस सिम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल वेजिनस क्लैमिडिया इन्फेक्शन काज करता है एचआईवी इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनस वेजिनस इन्फेक्शन काज करता है ट्राइकोमोनेसिस, और ये एक फंगल डिजीज है, क्या है, फंगल डिजीज है, आप याद रखना इतना, है ना, बाकी जो सारे हैं वो काज करते हैं, उसमें चांसेस हैं क्या, टू एक्वायर एचआईवी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग कैरिंग ए हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विद हार्ट डिजीज मस्ट नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वल्वुलर रीजन काजिंग डेथ ड्यूरिंग लेबर, ये मैंने पिछली बार बताया था, दैट द करेक्ट आंसर इज द मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है ना, मिट्रल स्टेनोसिस क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द हार्ट मिट्रल वैल्यू, हार्ट मिट्रल वैल्यू। Which one of the following cancer that does not metastasize commonly to the liver? Okay, that is a prostate cancer, सबको पता है ये, okay, that is a prostate cancer, ये metastasize नहीं होता है लिवर की तरफ, okay। ये मैंने अभी बताया था आपको, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इंक्लूडिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट, ठीक है ना, पैराथायराइड क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन्स, इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी, ठीक है ना, इसको आएगा बी ऑप्शन, नहीं करता है ये, दैट इज अ रॉन्ग, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स, ओके, इसको हम बोलते हैं, बाकी सारे को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैंसर्स हैव इन्फेक्टिव इटियोलॉजी, यहाँ देखो इन्फेक्टिव इटियोलॉजी, ओके, एक्सेप्ट स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ फिन्स, स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ लंग, बुर्किट्स लिम्फोमा, कैप्सॉइड कार्सिनोमा, ठीक है ना, इनमें से किसको इन्फेक्टिव इटियोलॉजी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट द स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ लंग हैज द इटियोलॉजी ऑफ द स्मोकिंग, इन्फेक्टिव नहीं होता है ज़्यादा, ओके, सो द राइट आंसर विल बी स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट, ठीक है ना, देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो पहला ऑप्शन है इट्स फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होता है, ठीक है ना, स्पाइनिश में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ओके, बहुत सारे ऑप्शंस पिछले ये जो पेपर आया है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किए हैं, ये ऑप्शन, इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेनिश में प्रेजेंट होता है विटामिन ए, सो इट इज द राइट आंसर। हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज टेराटोजेनिक, दिस इज टेराटोज, विटामिन ए इज टेराटोजेनिक इन प्रेगनेंसी, ये भी ठीक है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूसेस मोर्टलिटी इन मीजल्स, ठीक है ना, ये डेथ रेट करता है कम, किसमें, मीजल्स में, ये भी ठीक है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन डायरिया, देखो ये डायरिया का मोर्टेलिटी रेट कम करता है, बट इट डज नॉट रिड्यूस द मॉर्बिडिटी रेट ऑफ डायरिया, एज हम ऐसे भी देख सकते हैं विटामिन ए जब भी किसी पेशेंट में क्या क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है, डायरिया, ठीक है ना, सो हम इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से क्या होगा, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी और इन डायरिया, सिकनेस रेट कम करता है डायरिया का, मगर अगर ऐसे आया होगा सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टेलिटी इन डायरिया तो ये ठीक होता, बट यहाँ पे दिया गया है सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन डायरिया, सो दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर, ओके, ठीक है ना, मॉर्बिडिटी नहीं करता है, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टलिटी भी करता है, ये भी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी, ये भी है सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टलिटी इन डायरिया, ये भी याद रखना, ये भी ठीक है, मोर्टलिटी इन डायरिया, मॉर्बिडिटी यहाँ पे गलत होगा, ठीक है।
Next question is here. What is the best way to be adopted by a nurse to avoid hematoma formation when undertaking venipuncture? ठीक है ना, हमें देखना है जब भी venipuncture करते होंगे हमें कौन सी veins देखने हैं जो भी soft हो और जो refill जल्दी जल्दी करें, ठीक है ना, हमें hard वगैरह veins नहीं देखने हैं, hard वगैरह veins वो जल्दी उनमें से क्या जल्दी पंक्चर होंगे वो, ठीक है ना, इसलिए हमें वो veins देखने हैं जो soft हो and that will refill fast, ये आपको याद रखना है। ओके, यूजुअली हम स्पेलिक vein, बेसिक vein देखते हैं, veins देखते हैं, और वो veins जो soft हैं और रिफिल करते हैं जल्दी जल्दी, बाकी जो हार्ड वीन्स हैं वो हम नहीं करते हैं, और जो फर्म है या हम पैरन यूज़ नहीं करते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड, बिकॉज ह्यूमिडिफायर क्यों यूज़ करना है ये सबको पता होता है। ह्यूमिडिफायर इसलिए यूज़ करना होता है क्योंकि ये ड्राई गैस है और ये थिंकन करता है म्यूकस, सो दिस इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा ये क्या करता है, ये नेजल केविटी को भी ड्राई करता है जिसकी वजह से रेहनाइटिस और ब्लीडिंग हो सकता है। ओके, सो ह्यूमिडिफायर बहुत जरूरी होता है ऑक्सीजन थेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स एंगेज इन सक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रेकिस्टोमी इन सिटू हु रिक्वायर फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, हाउ लॉन्ग शुड डू suctioning every time? ये सबको पता हो, 10 to 15 seconds is the right answer, so that 15 seconds is here the right answer, 10 to 15 seconds. Next question, nurse taking care of the pregnant lady is asked about when to start breastfeeding, what should be the appropriate reply? Okay, ठीक है ना, appropriate is 2 hours after delivery, this is the right answer. Okay, the next question is there, the nurse must be aware that eating maize alone led into, okay, maize से क्या हो सकता है, ठीक है ना, that will cause pellagra, क्यों हो सकता है प्लेग्रा, बिकॉज जो भी प्रोटीन मेज में होता है दैट इज पुअर इन ट्रिप्टोफैन, दैट इज पुअर इन ट्रिप्टोफैन इज अमीनो एसिड, इट इज पुअर इन ट्रिप्टोफैन। ओके, दैट विल कॉज प्लेग्रा। ओके, ऐसे ही आप ये याद रखो, विटामिन B1, ठीक है ना, कॉज कर सकता है बिरी, ठीक है ना, विटामिन B1 डिफिशिएंसी, विटामिन B1 डिफिशिएंसी। ओके, विटामिन C डिफिशिएंसी कॉज कर सकता है स्कर्वी। ओके, फ्रिनोडर्मा जिसको हम बोलते हैं टोड स्किन, वो किससे होता है, विटामिन A डिफिशिएंसी होता है, विटामिन A डिफिशिएंसी। कभी कभार एग्जाम में होता है, द अदर नेम ऑफ फ्रिनोडर्मा इज कॉल्ड एज टोड स्किन, टोड स्किन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स ऑब्जर्व्स पाल्मर इरिथीमा, ओके, जो पॉम्स होते हैं उसमें रेडनेस होता है। ओके, एंड शी अंडरस्टैंड्स दैट इट्स मेड विद एन, ये किससे होता है, इट इज ड्यू टू द हेपेटिक फेलियर, ये किससे होता है, ड्यू टू द हेपेटिक फेलियर इज द राइट आंसर। उससे पाल्मर इरिथीमा होता है क्योंकि सर्कुलेटिंग लेवल्स जो एस्ट्रोजन के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सिरोसिस में, ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन, ठीक है ना, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं फ्रॉम 50 to 100 वो मैं नेक्स्ट कोई क्लास लूँगा उसमें दूंगा, ठीक है ना। सो ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए गए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी रहते हैं क्वेश्चन वो मैं पार्ट 2 में दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब माई चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।